नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर शहर और ग्रामीण में मिले डेल्टा प्लस संदिग्ध मरीजों ने बढ़ाई चिंता। नमूनों की जांच रिपोर्ट कब आएगी ये किसी को नहीं पता। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को ड्रग्स सप्लाई करने वाली महिला को मलाड के कुरार पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला के पास से 2 किलो चरस हुई बरामद। और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ एनसीपी खड़ी है। देशमुख को जानबूझकर फंसाए जाने का नवाब मलिक का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। कोविड की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही नागपुर में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ गई है। उमरेड के एक घर के 10 लोगों को कोविड का संक्रमण हुआ। प्रशासन ने संबंधित मामले को गंभीरता से लेते हुए उनके नमूने जांच के लिए नीरी में भेजे। वहां से संबंधित नमूने हैदराबाद प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं। डेल्टा प्लस के संदिग्धों को सावधानी बरतते हुए उमरेड के कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उन्हें मेयो मेडिकल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वही विधायक निवास के सीसीसी में रखे गए 4 संदिग्धों के नमूने पुणे स्थित एनआईवी में जांच। वायरस में हुए बदलाव। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड वायरस में E484Q और L452R कैटेगरी के 2 म्यूटेशन हुए। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए महाराष्ट्र में जमा किए गए नमूनों में से 15 से 20% नमूनों में म्यूटेशन दिखा है। नागपुर में म्यूटेशन के 5 प्रकार देखने को मिले हैं। नागपुर में मेयो की लैब से हर महीने 30 नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाते हैं। अब तक एक भी नमूने की रिपोर्ट नहीं मिली। फिर भी प्रशासन दावा कर रहा है कि वो हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट कब तक आएगी इस पर प्रशासन के पास भी कोई जवाब नहीं है। जबकि ऐसे कई मामले हो चुके हैं जिनके नमूनों की जांच रिपोर्ट अब तक प्रलंबित है या उसे प्रशासन द्वारा सामने नहीं लाया गया। उमरेडला जे एक प्रकरण झालेलं आहे, निष्पन्न झालेलं आहे, तेवढं फक्त एक आपण त्याच्यात जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी पाठवलेलं आहे। नागपुरातले जे 4 आहेत ते पण एका फॅमिलीतले मिळालेले आहेत। मला वाटतं त्याचंसुद्धा NMC कडनं पुढाकार घेऊन त्यांनी बहुतेक जीनोम सिक्वेन्सिंगला ते पाठवलेलं असावं असं माझा अंदाज आहे। असं आहे की आता आपल्याला पण कल्पना आहे, मागच्याला 2.5-3 महिने लागले होते आपण पाठवल्यानंतर। आता हे यावेळेला कधी येणार हे आपण आता असं, कारण त्या संस्थांकडे पूर्ण देशभरात असे सॅम्पल्स येत असतात, त्याच्यामुळे त्यांना किती कालावधी लागेल हे आपण सांगू शकणार नाही। मुंबई के मलाड कुरार पुलिस ने एक छापामार कार्रवाई करते हुए एक महिला के पास से 2 किलो चरस बरामद की है, जिसकी कीमत 40 लाख बताई जा रही है। ये महिला अपने 2 बच्चों के साथ चरस का धंधा करती थी, जो टीवी सीरियल के कलाकारों और फिल्म इंडस्ट्री को चरस सप्लाई करने का काम करने की जानकारी भी पुलिस विभाग द्वारा सामने आ रही है। मलाड पूर्व कुरार पुलिस ने एक महिला ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया है, जो अपने 2 बेटों के साथ मिलकर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले टीवी कलाकारों को ड्रग्स मुहैया करवाती थी। ये जानकारी पुलिस सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई है। आरोपी महिला का नाम लता यादव बताया जा रहा है, जो अपने 2 बेटों अजय और विजय यादव के साथ अप्पा पाढ़ा इलाके में रहती है। महिला के पास करीब 2 किलो चरस बरामद किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। कुरार पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि मलाड पूर्व के अप्पा पाढ़ा इलाके में लता नामक महिला है, जो चरस का व्यापार करती है। इस सूचना के बाद कुरार पुलिस विभाग के डिटेक्शन स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर महिला की तलाशी ली, जिसके पास से 2 किलो चरस बरामद किया गया। चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 40 लाख रुपए है। ये महिला गोरेगांव फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले टीवी कलाकारों को ड्रग्स बेचने का काम करती है। पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि महिला का बड़ा बेटा विजय यादव 6 महीने पहले बिहार में 25 किलो चरस के साथ पकड़ा गया है, जबकि 16 जून को उसके छोटे बेटे अजय यादव को एंटी नार्कोटिक्स सेल कांदीवली यूनिट ने 2.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई गई थी। कल 28 तारीख को शाम को 5:30 बजे हमारी डिटेक्शन स्टाफ को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अप्पापाड़ा में लता यादव करके एक महिला रहती है,
और ये चरस, ये जो अम्लीय पदार्थ है उसका वो अपने पास रखती है और उसको सेल करती है। वो इन्फॉर्मेशन के तहत हमारे PI पन्नाड़े, API भोए, लेडीज़ ऑफिसर पाटिल और हमारे डिटेक्शन स्टाफ, ये सब लोग वहाँ पे पहुँचे। तो वो महिला के जब उनको महिला को ये किया, उसको पकड़ा तो उसके पास 2 किलो चरस मिला, जिसकी वैल्यू 8,29,000 है। तो उसके बाद गुना दाखिल किया और वो महिला को अरेस्ट किया। इसके अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू 40 लाख के आसपास है। और ये महिला के पास हम लोगों ने जब पूछताछ किया तो उसने बताया कि ये अपना फिल्म इंडस्ट्री में जो छोटे बड़े कलाकार हैं, लोग काम करते हैं, उनको सप्लाई करते थे। एकदम बराबर है। 6 महीना पहले इसका जो बड़ा बेटा है विजय यादव, इसको बिहार पुलिस ने अरेस्ट किया था, जिसके पास 25 किलो चरस मिला था। अभी इसी महीने में 16 जून को उसका छोटा लड़का अजय यादव, जिसको एंटी नारकोटिक्स सेल कांदिवली ने पकड़ा था, जिसके पास 2 किलो चरस मिला था। अभी कल हम लोगों ने जो इस औरत को पकड़ा तो कल भी इसके पास 2 किलो चरस मिला था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर अनिल देशमुख को फंसाने की साजिश इन दिनों राज्य में चल रही है। उनके साथ एनसीपी पहले भी थी और अंत तक खड़ी रहेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता नवाब मलिक ने अनिल देशमुख के विषय पर बोलते हुए मीडिया को जानकारी दी। अनिल देशमुख साहेब हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आहेत। पहिल्या दिवसापासून पक्षाची स्पष्ट भूमिका आहे की ज्या पद्धतीने त्यांच्यावर परमवीर सिंगनी आरोप केला, त्यांच्या बदली झाल्यानंतर हे आरोप त्यांनी केलेले आहेत। कुठेतरी भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्राच्या सरकार त्यांच्या दबावाखाली काही अधिकारी पण काम करत आहे। ज्या पद्धतीने हे इन्क्वायरी सुरू असताना अनिल देशमुखजी CBIचे समोर गेले, त्यांनी तपास सुरू केलेला आहे आणि ज्या पद्धतीने EDचे हे सगळा तपास सुरू असताना हे स्पष्टपणे दिसते की विनाकारण राजकीय सूडबुद्धीने त्यांना त्रास देण्याचं काम या यंत्रणेच्या माध्यमातून सुरू आहे। निश्चित रूपाने ते त्यांना कोऑपरेट करत आहे। जे काही माहिती त्यांना अपेक्षित असतील ते माहिती देतील आणि पूर्णपणे पक्ष हे अनिल देशमुखजी यांच्या पाठीशी उभा आहे। आमचं स्पष्ट मत आहे की यंत्रणेचा दुरुपयोग करून सरकारला बदनाम करणे, पक्षाला बदनाम करणे, नेत्यांना बदनाम करणे हे भाजपचा उद्योग सुरू आहे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के संक्रमण के मरीज जरूर कम हुए हैं, इसका मतलब खतरा अभी टला नहीं है, ये कहना है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का, जिन्होंने महाराष्ट्र के नागरिकों से टीकाकरण कार्यक्रम में हिस्सा लेकर जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने की गुहार लगाई है। राजेश टोपे ने यह भी कहा है कि अब तक राज्य में 3 करोड़ 17 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया है, लेकिन पहला डोज लेने के बाद दूसरे डोज के लिए नागरिक लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए नागरिक वैक्सीन अवश्य लगवाए, ऐसा आह्वान स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने किया है। मी या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या संपूर्ण जनतेला एक आव्हान करेल, विनंती करेल की काही करून वॅक्सिनेशनच्या बाबतीत आपण हलगर्जीपणा करून चालणार नाही। एक जनरल मानसिकता अशी होती आहे की जो एक कर्व असा एक प्लॅटो झालेला आहे, साधारण 6.5, 7, 8, 8.5 अशा दरम्यान जे काही केसेस रोज येत आहेत त्या अनुषंगाने जनरली एक लोकांना असं वाटतं की नाही आता मला काही म्हणजे फिकीर राहिली नाही, बेफिक्री वाढलेली नाही। तर ही परिस्थिती आणि हा माइंडसेट लोकांचा योग्य नक्कीच नाही आहे आणि म्हणून कुठल्याही परिस्थितीत वॅक्सिनेशनकडे आता दुय्यम विचारांनी पाहून चालणार नाही, त्याला अग्रक्रम द्यावंच लागेल।
उद्देश हाच आहे की थर्ड वेव्ह येईल त्यावेळी येईल, परंतु जर थर्ड वेव्ह येण्याच्या अगोदर जर आपण महाराष्ट्राला 70% जरी वॅक्सिनेट केलं तरीसुद्धा येणाऱ्या थर्ड वेव्हचा परिणाम आणि त्याची दाहकता, त्याची गंभीरता किंवा त्याची सिव्हिरिटी ही तेवढीशी राहणार नाही, मृत्यूचं प्रमाण तेवढंसं राहणार नाही. आणि म्हणूनच सर्वच महाराष्ट्राच्या सुजाण नागरिकांना माझी विनंती आहे की वॅक्सिन आणि वॅक्सिन याच एका मंत्राने आपल्याला थर्ड वेव्हला खूप मोठ्या पद्धतीनं कंट्रोल करता येऊ शकेल किंवा त्याची दाहकता कमी करता येऊ शकेल. तर आज वॅक्सिनचा फर्स्ट डोस घेतलेली मोठी संख्या आहे, पण सेकंड डोस ड्यू झाला आहे आणि तरीसुद्धा येत नाही आहे. ती जी बेफिक्री कधी पाहायला मिळते ती पण योग्य नाही. आणि त्यामुळे सेकंड डोस ज्यावेळी कोविशिल्डचा जसा ड्यू होईल, जो त्यांचा टाईम पिरियड आहे, त्यावेळी कोविशिल्ड, कोवॅक्सिनचा 28 दिवसाचा टाईम पिरियड आहे, त्यावेळी कोवॅक्सिन हे घेतलंच पाहिजे. हे माझं नम्रपणे महाराष्ट्राच्या माझ्या सर्व जनता जनार्दनाला विनंती है. नागपुर जिले में जिला परिषद व पंचायत समिति के उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां इस बार कोरोना के प्रभाव और ओबीसी आरक्षण के बिना ही उपचुनाव संपन्न होने वाले हैं. ज्ञात हो कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा उपचुनाव को स्थगित कर आगे करने की मांग की गई थी, लेकिन उनकी कोशिशों पर पानी फिर गया है. जहां उपचुनाव के कार्यक्रम प्रशासन द्वारा कैसे निर्धारित किए हैं, उसकी जानकारी दी जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने. ज्या वेळेला मतदानाचा दिवस असेल त्यावेळेला सुद्धा आपण मास्क, ग्लोव्ज आणि हे सगळ्या बाबी सॅनिटायझरचं आपण त्या ठिकाणी काळजी घेतो आहोत. आपल्या 1115 मतदान केंद्रांपैकी जवळपास 1097 मतदान केंद्र जे आहेत ते एकदम सुस्थितीत आहेत. उरलेले मतदान केंद्रांचं सुद्धा त्याला सुस्थितीत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टिकोनातनं आपल्याकडे 13ही तालुक्यांमध्ये आपण जवळपास 25 SST पथकं नेमलेली आहेत, 26 FST पथकं नेमलेली आहेत, 29 VST पथकं नेमलेली आहेत आणि VVT पथकं आपण जवळपास 17 नेमलेली आहेत. ज्यांची जात SC ST OBC मध्ये येते त्यांना मात्र ही अनामत रक्कम कमी ठेवलेली आहे, 500 रुपये आणि 350 रुपये आहे. उमेदवारांसोबत एक सूचक आणि 2 व्यक्ती यांनीच फक्त नॉमिनेशन फाईल करायला यायचं आहे. त्यासोबतच खर्चाची मर्यादासुद्धा जी आहे ती घालून दिलेली आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीकरता 3 लाख रुपये आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीकरता 2 लाख रुपये अशा रीतीने ही एक खर्चाची मर्यादा आखून दिलेली आहे. अशा रीतीने हा सगळा कार्यक्रम आहे. ऑलरेडी यापूर्वी जे शेड्यूल आहे पूर्ण कार्यक्रमाचं ते सुद्धा प्रसिद्ध झालेलं आहे. आजपासून खरं म्हणजे नामनिर्देशन पत्र भरण्याला सुरुवात झाली. छाननी आणि त्याच्यावर निर्णय जो आहे तो 6 जुलैला होणार आहे. आजपासून तर 5 जुलैपर्यंत दुपारी 3 वाजेपर्यंत आपल्याला नॉमिनेशन भरता येतं. त्यानंतर वैध उमेदवारांची यादी ती 6 जुलैला छाननीनंतर प्रसिद्ध होईल. नामनिर्देशन पत्राचा स्वीकार करण्याबाबत किंवा ते नामंजूर करण्याबाबतचा जो रिटर्निंग ऑफिसर किंवा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय असेल तर जिल्हा न्यायाधीशांकडे अपील करण्याची शेवटची तारीख 9 जुलै आहे. जिल्हा न्यायाधीशांनी अपिलावर सुनावणी व निकाल देण्याची संभाव्य शेवटची तारीख 12 जुलै असेल आणि जिल्हा न्यायाधीशांनी अपील निकालात काढल्यावर वैध उमेदवारांची जी यादी प्रसिद्ध करायची तीसुद्धा 12 जुलैला होईल. उमेदवारी मागे घेणे त्यामध्ये जिथे अपील नाही तिथे 12 जुलैला दुपारी 3 वाजेपर्यंत आणि जिथे अपील आहे तिथे 14 जुलैला दुपारी 3 वाजेपर्यंत असा हा कार्यक्रम आपला असेल. नागपुर के संविधान चौक पर मंगलवार को स्टूडेंट्स राइट्स एसोसिएशन इंडिया द्वारा धरना आंदोलन किया गया. इस दौरान लोक सेवा आयोग की परीक्षा, रोकी गई नियुक्तियां जल्द करे जैसी मांगों के चलते प्रदर्शन किया गया.
एमपीएससीची परीक्षा झालीच पाहिजे. एमपीएससीची परीक्षा झालीच पाहिजे. मेगा भरती झाली पाहिजे. एमपीएससीनं वेळापत्रक जाहीर केलंच पाहिजे. एमपीएससीच्या सर्व जागा भरल्याच पाहिजे. सदस्य भरलेच पाहिजे. एमपीएससीचे सर्व सदस्य भरलेच पाहिजे. पोलीस भरती जाहीर झालीच पाहिजे. होश में आओ. मी पंकज मिश्रा, उत्तर नागपूर सचिव. हा मित्रांसाठी संविधान 2 लाख रिक्त पदे भरले. तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ. नमस्कार.